नमस्कार दोस्तों। तो इससे पहले हमने जो क्लास थी उसमें पढ़ा था हमने मास के बारे में, ठीक है। यानी कि मास में जो वर्णक रहता है वो रहता है मायोग्लोबिन, जिसके कारण मास का रंग लाल रहता है। सबसे ज़्यादा जो मास रहेगा वो जानवर या फिर भैंस में सबसे ज़्यादा मास जो रहता है वो लाल रहता है। उसके बाद मुर्गी में रहता है वो सफ़ेद रहता है, उसके मतलब मुर्गी में मायोग्लोबिन की कमी होने के कारण। और खरगोश में मायोग्लोबिन की अत्यधिक कमी होगी तो उसका जो मांस रहेगा वो एकदम सफ़ेद और चमकदार होगा, जिसको हम बोलेंगे पर्ल वाइट मीट, ठीक है, यानी कि सफ़ेद मोती की जैसा चमकदार। उसके बाद हम अगला पॉइंट है हमारा कि जो कड़कनाथ मुर्गी आती है उसका जो रंग रहता है वो काला होता है। कड़कनाथ मुर्गी का रंग कैसा होता है, तो वो रहेगा काला, ठीक है। जो कड़कनाथ जो मुर्गी रहती है या कड़कनाथ मुर्गी के मांस का रंग, कड़कनाथ मुर्गी के मांस का रंग होता है काला। यानी कि कड़कनाथ मुर्गी का अगर मांस का रंग भी ले लो या फिर कड़कनाथ मुर्गी का रंग भी ले लो, यानी कि दोनों उनमें काला रंग ही होता है। इसलिए कड़कनाथ को क्या बोलेंगे हम? कड़कनाथ को बोलेंगे हम कालामासी। कड़कनाथ को बोलते हैं कालामासी, ठीक है, क्योंकि इसमें मुर्गी का रंग भी काला होता है और उसके मांस का रंग का भी काला होता है। और ये किसके कारण होता है? तो इसमें रहेगी मिलेनिन की अधिकता के कारण। मिलेनिन की अधिकता के कारण, ठीक है। मिलेनिन की अधिकता के कारण, यानी कि मिलेनिन क्या है? मिलेनिन भी एक वर्णक है जो त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार रहता है। तो ठीक है, तो जो कड़कनाथ मुर्गी है उसके जो मांस का रंग और उसका रंग भी काला रहता है, तो इसलिए उसको कालामासी भी कहते हैं, ठीक है। तो किसके कारण होता है? तो मिलेनिन की अधिकता के कारण। मिलेनिन क्या है? तो जो त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार रहता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मिलेनिन। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने मांस तो पढ़ लिया, यानी कि इसका मांस कैसा होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मांस का ड्रेसिंग परसेंटेज, ठीक है, यानी कि जानवर से जितना भी मांस प्राप्त होता है जो टोटल वजन का कितना होता है। यानी कि यूँ मान लो कि जानवर का टोटल वजन जितना है, मान लो आप 100 किलो, जानवर का जो टोटल वजन है वो 100 किलो मान लो, और उसमें जो मांस प्राप्त हो रहा है, यानी कि उससे जो मेनली मांसपेशियों से मांस प्राप्त हो रहा है वो 50 है। यानी कि यूँ मान लो आप, अगर कोई जानवर है उसका टोटल वजन है 100 और उससे हमें मांस प्राप्त हो रहा है 50, तो ये जो 50 है वो उसका ड्रेसिंग परसेंटेज हो गया। और अगर किसी का वजन 100 है, हमें उनसे मांस प्राप्त हो रहा है 49, तो ये उसका ड्रेसिंग परसेंटेज हो गया। ये होता है भेड़ में और ये होता है बकरी में, ठीक है। यानी कि टोटल जितना शरीर का वजन है उसमें से हमें कितना मांस प्राप्त हो रहा है, जितना हमें मांस प्राप्त होगा वो उसका उतना ड्रेसिंग परसेंटेज कहलाएगा, ठीक है। तो हम ड्रेसिंग परसेंटेज हम लिखेंगे, छठा पॉइंट है हमारा कि ड्रेसिंग परसेंटेज या फिर प्रतिशत। और ड्रेसिंग हम आगे भी काम में लेंगे। ड्रेसिंग का मतलब जो हम मलहम पट्टी करते हैं, नॉर्मल जो बैंडेज वगैरह करते हैं उसको भी हम ड्रेसिंग बोलेंगे, पर यहाँ पर ड्रेसिंग का मतलब अलग है। यानी यहाँ पर है मास्क में जो मास्क का जो वज़न रहता है उसको बोलेंगे हम ड्रेसिंग परसेंटेज। यानी कि जानवर से प्राप्त जो मांस का वज़न है, जानवर से प्राप्त मांस का वज़न वो रहेगा किलोग्राम में, ठीक है। और बटे में हम ले लेंगे कि जितना टोटल जानवर का वज़न है, यानी कि जीवित जानवर का वज़न वो भी ले लेंगे हम किलो में, इंटू 100, ठीक है। ये ड्रेसिंग परसेंटेज का सूत्र है।
यानी कि जितना जानवर का टोटल वजन है, जितना जानवर के टोटल का शरीर का टोटल वजन है, उसमें से उसका कितना मास निकलेगा, उसको हम बोलेंगे ड्रेसिंग परसेंटेज। ठीक है, हम उदाहरण से इसको समझेंगे। ये मान लो कोई जानवर है, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे उसका हम कि मास को क्या बोलेंगे, उसके मास को क्या बोलेंगे, और यहाँ पर उसका ड्रेसिंग परसेंटेज, ड्रेसिंग परसेंटेज या ड्रेसिंग प्रतिशत। ठीक है, कि अब जो जानवर रहता है उसके मास को क्या बोलेंगे और उसका जो ड्रेसिंग परसेंटेज है वो कितना रहता है। तो पहला ही हम ले लेते हैं बकरी। तो बकरी के मास को क्या बोलेंगे, तो 54, बकरी के मास को बोलेंगे 54, और उसमें ड्रेसिंग परसेंटेज कितना पाया जाता है, तो 49%। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे भेड़। तो भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मटन। ठीक है, भेड़ के मांस को बोलते हैं मटन, और उसमें ड्रेसिंग परसेंटेज रहता है 50%। यानी कि अगर बकरी को मारेंगे तो उसमें 49% मांस पाया जाएगा। अगर भेड़ को मारेंगे तो उसमें शरीर के वजन का 50% उसमें मांस पाया जाएगा, बाकी उसमें हड्डियाँ वगैरह जो बाकी उसके जो शरीर के पार्ट है वो पाए जाएंगे। ठीक है, तीसरा लेंगे हम गाय। गाय के मांस को क्या बोलेंगे, तो वो बोलेंगे बीफ। गाय के मांस को क्या बोलते हैं, तो बीफ, और इसका ड्रेसिंग परसेंटेज रहता है 55%। उसके बाद हम लेंगे भैंस। भैंस के जो भैंस का जो मांस रहता है उसको बोलेंगे हम कैरा बीफ या बफन, कैरा बीफ, या फिर उसको बोलेंगे बफन। ठीक है, उसका ड्रेसिंग परसेंटेज रहता है 57%। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे मुर्गा या फिर मुर्गी, यानी कि चिकन। मुर्गा या मुर्गी कुछ भी ले लो, उसके जो मांस रहता है उसको बोलेंगे हम चिकन। उसमें जो ड्रेसिंग परसेंटेज पाया जाएगा वो रहेगा लगभग 65 से 70। उसमें ड्रेसिंग परसेंटेज पाया जाएगा 65 से 70। और लास्ट है सुअर। सुअर के मांस को क्या बोलेंगे, तो पोर्क। सुअर के मांस को बोलेंगे पोर्क, और उसमें ड्रेसिंग परसेंटेज पाया जाए लगभग 77%, 77%। ठीक है, 72%, 72%। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि ड्रेसिंग परसेंटेज। अब ड्रेसिंग परसेंटेज कहते किसको है, तो जानवर का जितना भी वजन है, ठीक है, जानवर का टोटल वजन है उसमें से मांस कितना प्राप्त हो रहा है उसको बोलेंगे हम ड्रेसिंग परसेंटेज। यानी कि जो जानवर है, जीवित जानवर को जितना वजन था उसको नोट कर लिया, उसके बाद जो इसमें मीट निकला है, ओनली जो मीट जो मांस से प्राप्त हुआ, उस जो मांस से जो प्राप्त होगा उस मीट को, वजन को हम बोलेंगे ड्रेसिंग परसेंटेज। यानी कि जानवर से प्राप्त जो मीट है उसको मारने के बाद यानी काटने के बाद बटे जीवित जानवर का जो पहले वजन था उसको 100 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, और फिर बकरी के मांस को क्या बोलेंगे, तो बकरी के मांस को बोलेंगे चिवण, उसमें ड्रेसिंग परसेंटेज रहता है 49%। भेड़ के मांस को बोलेंगे मटन, उसमें ड्रेसिंग परसेंटेज रहता है 50%। फिर गाय के मांस को बोलेंगे बीफ, उसमें ड्रेसिंग परसेंटेज रहता है 55%। भैंस के मांस को बोलेंगे कैरा बीफ या फिर बफन, उसमें जो ड्रेसिंग परसेंटेज रहता है वो 57%। मुर्गा या मुर्गी के मांस को बोलेंगे चिकन, उसमें ड्रेसिंग परसेंटेज रहता है 65 से 70%। और सुअर के मांस को पोर्क, और ड्रेसिंग परसेंटेज रहता है 72%। यानी कि अगर पालतू जानवर में सबसे ज़्यादा अगर ड्रेसिंग परसेंटेज पूछा जाए तो वो रहेगा सुअर में, और सबसे कम पूछा जाए तो वो रहेगा बकरी में। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ड्रेसिंग परसेंटेज रहता है वो सुअर में रहता है और सबसे कम रहता है बकरी में। ठीक है, पालतू जानवरों में सबसे कम ड्रेसिंग परसेंटेज किस में पाया जाएगा, तो वो रहेगा बकरी में, और सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा तो वो रहेगा सुअर में। तो कितना
तो बकरी में पाया जाएगा 49% और सुअर में पाया जाएगा 72%। ठीक है, और यहाँ पर देख लिया कि बकरी के मांस को बोलेंगे चिकन, भेड़ के मांस को बोलेंगे मटन, गाय के मांस को बोलेंगे बीफ, भैंस के मांस को बोलेंगे केरा बीफ, मुर्गी और मुर्गे के मांस को बोलेंगे चिकन और सुअर के मांस को बोलेंगे पोर्क। ये जो क्वेश्चन है वो अभी जो LSA का एग्जाम हुआ है 13 जून को, उसमें भी आया हुआ है कि बकरी के मांस को क्या बोलेंगे, तो चेवन। ठीक है, ये अभी LSA का जो पेपर हुआ 13 जून को, उसमें भी आया हुआ है। तो हम देखेंगे कि ड्रेसिंग परसेंटेज पालतू जानवरों में किसका ज़्यादा होता है और किसका कम होता है। ठीक है, तो ड्रेसिंग परसेंटेज पालतू जानवरों में, DP मतलब ड्रेसिंग परसेंटेज, ये सिर्फ समझने के लिए लिखा है। ठीक है, इसका कोई ऐसा थंब रूल नहीं है। ज़्यादा किस में रहेगा, तो वो रहेगा सुअर में। कितना रहेगा, तो 72%। और अगर कम पूछे तो वो रहेगा बकरी में। कितना रहेगा, तो 49%। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा ड्रेसिंग परसेंटेज रहेगा सुअर में और सबसे कम रहेगा बकरी में। ठीक है, फिर आगे हम देख लेंगे कि कुछ अन्य जानवर है जो पालतू तो है पर जिनका हम मांस के रूप में हम उपयोग नहीं करते हो, उनको मांस को क्या बोलेंगे। ठीक है, तो जो अन्य जानवर है जिनको पालतू तो है, जिनका हम पर मांस के रूप में हम उसको उपयोग में नहीं लेते, तो उनको क्या बोलेंगे। ठीक है, पहला है खरगोश। तो खरगोश के मांस को क्या बोलेंगे, तो खरगोश के मांस को बोलेंगे गेम। ठीक है, दूसरा है बछड़ा। बछड़ा जो रहता है उसके मांस को बोलेंगे हम विल। तीसरा है घोड़ा। अब घोड़ा है, घोड़ा का हम मेनली जो उपयोग अगर करेंगे तो मेनली सफारी के लिए करते हैं या फिर भारवाहक के रूप में करते हैं, तो उसके जो मांस को हम बोलेंगे वो बोलेंगे चैवोलिन। ठीक है, ये तीनों ऐसे जानवर हैं जिनका हम मांस के रूप में उपयोग नहीं करते, फिर भी इनका मांस का नाम याद रख लो वैसे नॉर्मली। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो गाय है उसके जो शरीर के भाग है उनको क्या क्या बोलेंगे। तो देसी गाय के में शरीर के भाग। ठीक है, यानी गाय है उनके शरीर के भाग को क्या क्या कहेंगे। ठीक है, तो हम अभी यहाँ कोई गाय बना लेंगे। ठीक है, मान लो ये गाय है। ठीक है, ये कोई गाय मान लो, मेनली हम मान लेंगे ये कोई देसी गाय है। ठीक है, अब देसी गाय के जो शरीर के भाग है हम उसको क्या क्या बोलेंगे। तो ये जो भाग रहता है, जो सिर का भाग जो दोनों सिरों के बीच, दोनों सींगों के बीच में सिर का जो भाग रहता है उसको बोलेंगे हम पोल।
पहला है पोल, यानी कि शरीर का सिर का भाग जो रहता है वो दोनों सींगों के बीच में जो सिर का भाग रहता है उसको बोलेंगे हम पोल। इसको बोलेंगे हम ड्यूलैप या फिर गलकंबल, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे इसको ब्रिस्किट, ठीक है। इसको बोलेंगे हम नेवल फ्लैप, इसको बोलेंगे हम स्विच, फिर जो ये भाग रहेगा उसको बोलेंगे हम फ्लैंक, ठीक है। और इसको बोलेंगे हम हम्प या फिर उबड़ या कुबड़, कुछ भी लिख दो। इसको बोलेंगे हम हर्तगट, ये जो भाग है इसको बोलेंगे हम हर्तगट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद जो पेट के जो भाग रहते हैं इसको हम बोलेंगे इसको बोलेंगे हम लॉयन, इसको बोलेंगे चीन, लॉयन और रंप, ठीक है। तो यहाँ तक बोलेंगे हम चीन, यहाँ तक बोलेंगे हम लॉयन और यहाँ तक बोलेंगे हम रंप, ठीक है। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से बोलते हैं हम बैक, ठीक है। और इन तीनों को सम्मिलित रूप से बोलेंगे हम टॉप लाइन। और ये गाय मान लो आप, देसी गाय में भी साहीवाल, ठीक है। क्लियर। यहाँ पर कुछ रह गया, ये आ जाएगा हुप यानी खुर, बाकी तो क्या, ठीक है। अब हम जो गाय में जो शरीर के भाग है उनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि ये कोई गाय मान लो, मेनली देसी गाय अगर लेंगे तो साहीवाल को हम मानेंगे, क्योंकि साहीवाल की जो शरीर की जो बनावट रहती है वो सबसे ठीक रहती है। यानी कि देसी गाय में सबसे जो ठीक, अगर पढ़ने के हिसाब से हम बनावट अगर देखें तो वो साहीवाल की मानी जाती है, ठीक है। तो जो सर के ऊपर जो दोनों सींगों के बीच का जो भाग है, यानी कि ये सर के ऊपर दोनों सींगों का जो भाग है उसको हम बोलेंगे पोल, ठीक है। और जो ये गले के नीचे लटकती हुई जालनुमा त्वचा रहती है, गाय के गले के नीचे ये लटकती हुई जो ज्वालानुमा त्वचा रहती है उसको बोलेंगे हम ड्यूक्ला या फिर गल कंबल, जो हम पहले ही पढ़ते आ रहे हैं। यानी कि गल कंबल जो सबसे ज़्यादा जो विकसित रहता है वो रहता है साहीवाल में, ठीक है। और दोनों आगे के दोनों पैरों के बीच में जो एक उभार पाया जाता है, ठीक है, आगे के दोनों पैरों के बीच में जो उभार रहता है उसको हम बोलेंगे ब्रिस्किट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ब्रिस्किट। और जो नाभि के नीचे जो भाग रहता है, उसको बोलेंगे हम नेवल फ्लैप, जो कि ये भी सबसे ज़्यादा जो विकसित रहता है वो रहता है साहीवाल में। उसके बाद जो पूंछ के जो लास्ट का भाग रहता है जहाँ पर बाल पाए जाते हैं उसको हम बोलेंगे स्विच, ठीक है। पूंछ के लास्ट का भाग जहाँ पर बाल पाए जाते उसको बोलेंगे स्विच। ये है फ्लैंक यानी कि थनों के ऊपर और पिछले पैर के आगे की तरफ, पिछले पैरों के सामने या फिर थनों के ऊपर, यानी कि जो साइड का भाग जो रहता है उसको बोलेंगे हम फ्लैंक। अब आप बोलोगे कि जो मादा पशु रहते हैं उसमें तो थन रहेंगे, नर पशु में नहीं रहेंगे, तो नर पशु में भी इसी भाग पर ही फ्लैंक को बोलेंगे, ठीक है। यानी कि पीछे के पैरों के आगे और थनों के ऊपर का जो भाग रहेगा उसको बोलेंगे हम फ्लैंक। और ये आ गया कुबड़ जो रहता है हम वो थर्ड और फोर्थ थोरेसिक कशेरुकाएं, ठीक है। यहाँ पर कशेरुकाएं पाई जाती है गर्दन से लेके पूंछ तक। आपने पढ़ा होगा CTLS को,
ठीक है, ये तो पढ़ा ही होगा, CTLS को, जो कि कशेरुकाएं पाई जाती है, यानी कि गर्दन से लेके पूंछ तक पाई जाती है। वो हम कशेरुका आगे पढ़ेंगे वैसे। तो हम्प में कौन सी कशेरुका पाई जाएगी, तो वो थर्ड और फोर्थ कशेरुका से मिलकर बनी होती है, जो कि पीठ का सबसे ऊंचा भाग रहता है। ये पीठ का, अब पीठ यही मान लो, ये तो आ गया गर्दन उसकी, पीठ का सबसे ऊंचा जो भाग रहेगा वो रहेगा हम्प या फिर उबड़, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हाँ शरीर के मतलब पीठ के जो भाग है, कुबड़ की तरफ जो रहेगा उसको बोलेंगे चिन, उसके बाद आएगा लॉयन, और उसके लास्ट में जो रहेगा पूंछ की तरफ भाग उसको बोलेंगे रंप। चिन और लॉयन को सम्मिलित रूप से बोलेंगे बैक, और चिन, लॉयन और रंप तीनों को सम्मिलित रूप से बोलेंगे हम टॉप लाइन, ठीक है। ये मान लो कि कोई साहिवाल गाय है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो शरीर की बनावट पढ़ने के हिसाब से सही रहती है वो साहिवाल में ही होती है, ठीक है। फिर से एक बार समझा रहा हूँ कि सर के ऊपर और दोनों सींगों के बीच का जो भाग रहता है उसको बोलेंगे पोल, और गर्दन के नीचे झालरनुमा लटकती हुई त्वचा रहती है वो गलकंबल कहलाती है, जो कि साहिवाल में सबसे ज़्यादा विकसित होती है। आगे के दोनों पैरों के बीच में जो संरचना होती है या जो उभर होता है उसको बोलेंगे हम ब्रिस्किट, ठीक है। और नाभि के नीचे जो, या फिर नाभि मान लो, नाभि उसमें जो नेवल फ्लैप नाभि के पास जो पाया जाएगा वो नेवल फ्लैप, जिसे साहिवाल में सबसे ज़्यादा विकसित होता है। उसके बाद हम लेंगे स्विच, यानी कि पूंछ का जो अंतिम बालों के गुच्छे का जो भाग रहता है उसको बोलेंगे हम स्विच। उसके बाद फ्लैंक, थनों के ऊपर और पीछे के पैरों के सामने जो भाग पाया जाता है उसको बोलेंगे हम फ्लैंक। उसके बाद कुबड़ यानी कि हम्प, ठीक है, जो थर्ड और फोर्थ थोरेसिक कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। उसके बाद चिन, हम्प के जस्ट बाद वाला भाग चिन, उसके बाद लॉयन, और जो लास्ट पूंछ की तरफ जो भाग पाया जाता है उसको बोलेंगे रंप। चिन और लॉयन को सम्मिलित रूप से बोलेंगे बैक। चिन, लॉयन और रंप, इन तीनों को सम्मिलित रूप से बोलेंगे टॉप लाइन, ठीक है। यानी कि अगर ये भी हमने पढ़ा है देसी गाय में, ठीक है, ये विदेशी गाय नहीं है, ये सिर्फ देसी गाय है। देसी गाय में भी मेनली हम मानेंगे साहिवाल को, क्योंकि साहिवाल की बनावट सबसे मतलब पढ़ने के हिसाब से सबसे सही रहती है, ठीक है। अब ये जो पढ़ा इनको ही हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक वैसे कोई कंफ्यूजन रहनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा कि जो फर्स्ट पार्ट भाग था हमारा पोल, ठीक है, फर्स्ट भाग था हमारा पोल। तो पोल को हम पढ़ेंगे, लिखेंगे पोल। पोल कौन सा था? सिर के ऊपर और दोनों सींगों के बीच का भाग, ठीक है। सिर के ऊपर, सिर पर दोनों सींगों के बीच का, सींगों के बीच का भाग, के बीच का भाग, ठीक है। पोल यानी कि सिर के ऊपर दोनों सींगों के बीच का जो भाग हमने पढ़ा था। उसके बाद ड्यूक्लो या फिर गलकंबल, ड्यूक्ला या फिर गलकंबल, तो गर्दन के नीचे लटकती हुई झालरनुमा त्वचा या फिर झालरनुमा लटकती हुई त्वचा। तो गाय के गले के नीचे लटकती हुई झालरनुमा त्वचा, ठीक है, यानी कि गाय के गले के नीचे जो लटकते हुए झालरनुमा त्वचा रहती है। और ये ज़्यादा विकसित किस में रहती है? तो सबसे ज़्यादा जो विकसित रहती है वो रहती है देसी गाय में भी, साहिवाल में। तो ये साहिवाल में सबसे ज़्यादा विकसित रहती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ब्रिस्किट, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था ब्रिस्किट। ब्रिस्किट, ब्रिस्किट किसे बोलेंगे? तो आगे के जो पैर रहते हैं, ठीक है, आगे के जो पैर के बीच में जो संरचना पाई जाती है या फिर जो हिस्सा पाया जाता है या जो उभार पाया जाता है, तो आगे के
पैरों के बीच का हिस्सा या फिर संरचना। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि नेवल फ्लैप। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था नेवल फ्लैप। नेवल फ्लैप किसे कहा था? जो नाभि के मतलब नाभि के नीचे जो लटकती हुई मतलब त्वचा रहती है या फिर संरचना रहती है, उसको बोलेंगे हम नेवल फ्लैप। तो नाभि के नीचे लटकती त्वचा, ये भी सबसे ज़्यादा साहीवाल में विकसित होती है। ज़्यादा विकसित किस में होगी? तो साहीवाल में। ज़्यादा विकसित किस में होगी? तो साहीवाल में। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था स्विच। स्विच, ठीक है, स्विच किसे बोलेंगे? कि पूंछ का आखिरी भाग जो बालों के गुच्छे नुमा जो पूंछ का आखिरी भाग रहता है, यानी कि पूंछ का आखिरी बालों का पूंछ के आखिरी में पाया जाने वाला बालों का गुच्छा में पाया जाने वाला बालों का गुच्छा। ठीक है, जो पूंछ में जो लास्ट में बालों का गुच्छा पाया जाता है उसको बोलेंगे हम स्विच। ये पढ़ लिया हमने कि पोल किसे बोलेंगे? तो सिर के ऊपर और दोनों सींगों के बीच में जो खाली स्थान पाया जाए या फिर उसके बीच में जो भाग रहता है उसको बोलेंगे हम पोल। ड्यूकला या गलकंबल, तो गले के नीचे जो लटकती हुई जालरनुमा त्वचा रहती है उसको बोलेंगे गलकंबल, और ज़्यादा ये विकसित रहती है साहीवाल में। उसके बाद ब्रिस्किट, दोनों आगे के दोनों पैरों के बीच में जो संरचना रहती है या जो भाग या जो हिस्सा पाया जाता है या जो उभार पाया जाता है उसको बोलेंगे हम ब्रिस्किट। उसके बाद नेवल फ्लैप, जो नाभि के नीचे जो लटकती हुई त्वचा रहती है या फिर नाभि लगभग मान लो, उसको बोलेंगे हम नेवल फ्लैप। ठीक है, ये भी साहीवाल में ज़्यादा विकसित होती है। उसके बाद रहेगा स्विच, जो पूंछ का जो लास्ट का भाग रहता है जिसमें बालों का गुच्छा पाया जाता है उसको बोलेंगे हम स्विच। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर? इसके बाद हमने देखा था कि फ्लैंक किसे कहेंगे? तो छठा पॉइंट है फ्लैंक। फ्लैंक जो थनों के ऊपर या अयन के ऊपर और पीछे के पैरों के सामने का हिस्सा। अयन के ऊपर, अयन या थन दोनों सेम ही रहते हैं। अयन या थनों के ऊपर और पीछे के पैरों के सामने का हिस्सा। पीछे के पैरों के सामने का हिस्सा। ठीक है, अब फ्लैंक भी दो मतलब अगर कोई जानवर फ्लैंक की तरफ अगर देखता है तो वो दो बीमारियों को बताता है। एक तो अगर गाय देख रही है, ठीक है, अगर गाय बैठकर सिर झुकाकर फ्लैंक की तरफ मोड़े हुए, मतलब उसका सिर फ्लैंक की तरफ मोड़े हुए, तो उसमें मिल्क फीवर का केस हो सकता है। ठीक है, और अगर यही सिचुएशन घोड़ा कर रहा है, यानी कि घोड़ा भी सिर घुमाकर फ्लैंक की तरफ देख रहा है, तो उसमें कॉलिक यानी कि एब्डोमिनल पेन, यानी कि उदर गुहा में या पेट में कोई भी सूजन या दर्द हो उसे कहेंगे। ठीक है, तो पहला लिखेंगे कि अगर गाय गर्दन घुमाकर फ्लैंक की तरफ देखती है या फिर उसकी गर्दन फ्लैंक की तरफ मोड़े हुए है, तो अगर गाय ने गर्दन घुमाकर या फिर गाय की गर्दन, ऐसे लिखो वो सही रहेगा। अगर गाय की गर्दन
फ्लैंक की तरफ मुड़ी हुई है, फ्लैंक की तरफ मुड़ी हुई है, तो कौन सी बीमारी रहेगी? मिल्क फीवर। यानी कि अगर गाय उसकी जो गर्दन है वो फ्लैंक की तरफ मुड़ी हुई करके बैठी है तो उसमें मान लो कि मिल्क फीवर का केस हो सकता है। उसके बाद अगर घोड़ा, सेम कंडीशन, अगर घोड़ा गर्दन को फ्लैंक की तरफ मोड़े हुए बैठा है तो उसमें रहेगा कोलिक की कंडीशन। कोलिक यानी कि एब्डोमिनल पेन, यानी कि उदर गुहा में कोई दर्द है। उदर गुहा यानी कि पेट का जितना भी भाग है, उदर गुहा यानी कि जहाँ से मतलब ये जो अपने फेफड़े हैं उनसे नीचे का भाग, यानी पेट का टोटल जितना भी भाग आ गया उसको बोलेंगे हम उदर गुहा। ठीक है, इसको बोलेंगे हम वक्ष गुहा। जो ऊपर का भाग है, हृदय वाला भाग, जो फेफड़े रहते हैं उसको बोलेंगे वक्ष गुहा, और उसके नीचे जो पेट का भाग रहेगा उसको बोलेंगे उदर गुहा। यानी कि अगर घोड़ा गर्दन को घुमाकर फ्लैंक की तरफ मोड़े हुए बैठा है तो उसमें कोलिक या कोलिक को ही बोलेंगे एब्डोमिनल पेन, या कि अदर गुहा में दर्द को बता रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सातवां हम्प। हम्प यानी कि कुबड़। हम्प यानी कि कुबड़। अब कुबड़ किसे बोलेंगे? तो पेट का, गाय के पेट के जो सबसे उभरा हुआ भाग रहता है उसको बोलेंगे हम हम्प। गाय के पेट का सबसे उभरा हुआ भाग। और कुबड़ में कौन कौन सी कशेरुकाएं पाई जाती है? तो थर्ड और फोर्थ सर्वाइकल पाई जाएगी। ठीक है, थोरेसिक कशेरुकाएं पाई जाती थी। ठीक है, यानी कि कुबड़ देख लो, गाय के पेट के ऊपर जो सबसे उभरा हुआ भाग रहता है उसको बोलेंगे हम कुबड़ या हम्प। ठीक है, और ये किससे मिलके बना होता है? तो थर्ड और फोर्थ थोरेसिक कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हर्टगट। ये हमने देखा था कि ये गाय है तो इसके ऐसे हमने देखा था। ठीक है, यानी कि हर्टगट, तो इसका उपयोग हम करेंगे कि अगर गाय का वजन मापना हो। ठीक है, तो इसका माप लेंगे और शेपर्स फॉर्मूले में हम लगाएंगे। ठीक है, शेपर्स फॉर्मूला हम आगे पढ़ेंगे। शेपर्स फॉर्मूला वजन मापने का एक तरीका है। ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। वैसे तो हर्टगट किसे कहेंगे? तो हर्टगट जो जानवर के सीने का माप होता है। ठीक है, जानवर का सीने का माप को हम बोलेंगे हर्टगट, जिससे वजन मापा जाता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे जानवर के सीने का माप। ठीक है, और इससे क्या होता है? तो शेपर्स फॉर्मूले में इसके अनुसार जानवर या फिर गाय भैंस मान लो, जानवर का वजन मापते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। तो फ्लैंक किसे बोलेंगे? तो जो अयन ये थनोक से ऊपर और जो पीछे के पैर के सामने का भाग है, यानी कि जो लगभग एब्डोमिनल जो भाग रहता है उसका लगभग, यानी कि ये जो साइड वाला भाग है वो वाला जो भाग रहता है उसको हम बोलेंगे फ्लैंक। ठीक है, अगर गाय अगर अपनी गर्दन फ्लैंक की तरफ मोड़े हुए तो उसमें मिल्क फीवर का केस हो सकता है। ठीक है, और अगर घोड़ा इस सिचुएशन में बैठा है तो उसमें कोलिक हो सकता है। कोलिक यानी कि एब्डोमिनल पेन, यानी कि उदर गुहा में दर्द होने के कारण। फिर हम देखेंगे कुबड़। कुबड़ क्या होता है? तो गाय के पीठ का जो सबसे उभरा हुआ भाग रहता है उसको हम बोलेंगे कुबड़।
इसमें थर्ड और फोर्थ थोरेसिक कशेरुकाएं शामिल होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हर्ट गट। हर्ट गट हमने पढ़ा था कि ये जो गाय का शरीर है उसके जो आगे मतलब जो जहाँ हमने देखा था कि कुबड़ है, कुबड़ से लेके ब्रिस्किट तक हमने एक ऐसा संरचना बनाई थी, ठीक है। आपने देखा होगा कि कुबड़ से लेके हमने ब्रिस्किट तक ऐसी एक संरचना बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे हर्ट गट, जिसका उपयोग हम जानवर के वजन को मापने के लिए हम यूज़ करते हैं। और कौन से मतलब जो शेपर्स फार्मूला है, शेपर्स फार्मूला हम आगे पढ़ेंगे, ये एक वज़न मापने का एक तरीका है। उसमें हम जानवर के सीने का माप लेते हैं, जिसे हर्ट गट हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो अब हम जो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है वो हम देखेंगे, ठीक है। जानवर तो ऐसे लिख दो शब्दावली। जो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक काम करो, बालों से जुड़ी, ठीक है, जानवरों में बालों से जुड़ी, जानवरों में बालों से जुड़ी शब्दावली, ठीक है। कि जानवरों के जो बाल होते उनसे जो जुड़ी शब्दावली है, यानी कि जानवरों के बालों को क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। पहला ही है फोरलॉक। फोरलॉक, तो फोरलॉक किसे कहेंगे? तो फोरलॉक किसे कहेंगे? तो जो घोड़ा रहता है, घोड़ा रहता है उसके जो दोनों मतलब दोनों कानों के बीच में जो माथे पर, जैसे कि औरतें नहीं लगाती यहाँ पर बोर जैसा जो मतलब टीका जो लगाती है, उसी प्रकार से जो घोड़े में जो बाल निकले हुए रहते हैं ना माथे पर, उन्हीं जो बालों को बोलेंगे हम फोरलॉक। यानी कि सामने की तरफ जो सर के ऊपर जो बाल निकले हुए रहते हैं उनको हम बोलेंगे फोरलॉक। जो महिलाएं टीका नहीं लगाती है उसको जैसे बोला बोलते या फिर कुछ भी बोले, बोर बोलते, टीका बोलते, वो लगाती है, उसी जगह पर ये जो घने बाल पाए जाते हैं उनको बोलेंगे हम फोरलॉक। तो घोड़े के सिर पर या माथे पर पाए जाने वाले घने बाल, पाए जाने वाले घने बाल, ठीक है। घोड़े के जो माथे पर घने बाल पाए जाते हैं उनको बोलेंगे हम फोरलॉक। दूसरा बोलेंगे हम माने या फिर मैने, कुछ भी आपको सही लगे, ठीक है। मैने या माने, तो ये क्या होता है? तो जो घोड़े के जो गर्दन के बाल रहते हैं उसको हम बोलेंगे मैने, ठीक है। गर्दन, घोड़े के गर्दन में, गर्दन पर पाए जाने वाले घने बाल, ठीक है। घोड़े के जो गर्दन पे घने बाल पाए जाते हैं उनको बोलेंगे हम माने। तीसरा है मोहेर। अब मोहेर किसे बोलेंगे? तो मोहेर बोलेंगे अंगोरा नाम की जो बकरी रहती है, ठीक है। अंगोरा नाम की जो बकरी रहती है उसके जो बाल रहते हैं उसको हम बोलेंगे मोहेर, ठीक है। तो मोहेर किसे बोलेंगे? तो मोहेर बोलेंगे कि जो अंगोरा बकरी रहती है उसके जो सफ़ेद मुलायम बाल रहते हैं, अंगोरा बकरी के में सफ़ेद मुलायम बाल, ठीक है। अंगोरा बकरी में जो सफ़ेद मुलायम बाल पाए जाएंगे उनको हम बोलेंगे मोहेर। अब यह तो है तो मेनली बकरी, पर इसमें क्या पाए जाएंगे? सफ़ेद मुलायम और घने बाल पाए जाएंगे, ठीक है। ये घने बाल पाए जाएंगे जिससे ये लगभग भेड़ की तरह ही दिखेगी, इसलिए इसको बोलते हैं हम भेड़ जैसी बकरी,
ठीक है। तो अंगोरों का क्या बोलेंगे, तो भेड़ जैसी बकरी, भेड़ जैसी बकरी, ठीक है, क्योंकि इसमें भेड़ जैसे ही बाल पाए जाएंगे। चौथा हम ले लेंगे कि पश्मीना, कि पश्मीना किसे कहते हैं, तो पश्मीना, पश्मीना हम बोलेंगे चेगू और चेंथेंगी, पश्मीना, चेगू और चेंथेंगी जो बकरी की नस्ल है उनके बालों को हम बोलेंगे पश्मीना, ठीक है। तो चेगू व चेंथेंगी बकरी के मुलायम रेशमी बालों को कहते हैं, मुलायम रेशमी बाल, ठीक है, जिनसे कश्मीरी शॉल तैयार होती है। पश्मीने से क्या होता है, तो पश्मीने से होता है कश्मीरी शॉल तैयार होती है, ठीक है। कश्मीरी शॉल किससे तैयार होती है, तो पश्मीना से तैयार होती है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। अब देखो फॉरलॉक किसे कहेंगे, तो जो घोड़ा रहता है उसके जो माथे पर जो बाल पाए जाते हैं, उस घने बाल पाए जाएंगे उनको बोलेंगे हम फॉरलॉक। माने घोड़े के गर्दन पर जो घने बाल पाए जाएंगे उनको बोलेंगे माने या मने, आपको जो सही लगे। मोहेर, मोहेर अंगोरा नाम की जो बकरी है उसके जो सफ़ेद रेशमी मुलायम बाल पाए जाते हैं उसके शरीर पे, वो घने होते हैं और सफ़ेद और रेशमी भी होते हैं, जिसके कारण वो एकदम भेड़ जैसी दिखती है, तो उसको भेड़ जैसी बकरी भी बोलेंगे। तो अंगोरा मोहेर किसे बोलेंगे, तो अंगोरा बकरी के जो बाल रहते हैं सफ़ेद रेशमी उसको बोलेंगे हम मोहेर। और ये भेड़ जैसी बकरी भी कहते हैं इसको, क्योंकि टोटल ये भेड़ जैसी दिखेगी। फिर पश्मीना, पश्मीना किससे प्राप्त हो, मतलब किसे कहते हैं, तो चेगू और चेंथेंगी जो बकरी रहती है उनमें जो मुलायम बाल पाए जाते हैं, मुलायम रेशमी बाल पाए जाएंगे, उनके जो मुलायम रेशमी बालों को बोलेंगे हम पश्मीना। और पश्मीने का यूज़ कहाँ करते, तो कश्मीरी शॉल में पश्मीना का यूज़ करते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद आगा 5वां पॉइंट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि फीदर्स, फीदर्स हमने पहले भी पढ़ा है कि जो मुर्गी के पंख रहते उसको बोलते थे। यहाँ पर फीदर्स का मतलब वो नहीं है, यहाँ पर फीदर्स का मतलब है, ये दोनों लगभग सेम ही है, ठीक है, मतलब मीनिंग सेम है उनकी, जो हमने पहले पंखों के लिए भी पढ़ा था। तो यहाँ पर फीदर्स किसे बोलेंगे, तो यहाँ पर फीदर्स बोलेंगे जो जमुनापारी बकरी रहती है, जो सबसे बड़ी बकरी रहती है, जो इटावा में पाई जाती है। जमुनापारी जो बकरी रहती है उसके जो पीछे के भाग, यानी कि जो उसके बकरी के जो बटक्स पर, यानी कि पीछे के भाग पर जो घने बाल पाए जाते हैं उसको बोलेंगे हम फीदर्स। यानी कि जमुनापारी बकरी के बटक्स पर पाए जाने वाले घने बाल, पाए जाने वाले घने बाल, ठीक है। जो जमुनापारी बकरी रहती है उसके पीछे के हिस्से पर, यानी कि बटक्स पर पाए जाने वाले जो घने बाल रहते हैं उसको हम बोलेंगे फीदर्स, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे ब्रिस्टल, ब्रिस्टल किसे कहेंगे, तो जो सुअर के जो तीखे बाल होते हैं या सुअर के जो नुकीले बाल होते हैं उसको बोलेंगे हम ब्रिस्टल। तो सुअर के नुकीले बाल, ठीक है, सुअर के नुकीले बालों को हम बोलेंगे ब्रिस्टल। उसके बाद हम देखेंगे 7वां पॉइंट स्विच। स्विच हमने पहले भी पढ़ा है कि जो गाय या भैंस रहती है उनके जो पूंछ के लास्ट का जो भाग रहता है वहाँ पर जो घने बाल पाए जाएंगे उनको बोलेंगे हम स्विच, ठीक है। तो गाय भैंस में पूंछ में पाए जाने वाले, पूंछ के अंतिम में पाए जाने वाले बालों का गुच्छा, ठीक है।
स्विच किसे बोलेंगे तो भैंस और गाय और भैंस में जो पूंछ के जो लास्ट अंतिम में जो पाया जाने वाला जो बालों का गुच्छा है, ठीक है। और एक हम पढ़ेंगे सीधा जिप्रा या जिप्रा, ठीक है, कि जिप्रा किसे कहेंगे। तो जो बीकानेरी ऊंट रहता है, ठीक है, जो बीकानेरी ऊंट रहता है उसके आँखों और कानों को ढकने के लिए जो बाल पाए जाएंगे उसको बोलेंगे हम जिप्रा। यानी कि बीकानेरी ऊंट जब रेगिस्तानों में चलते हैं तो उनके आँखों और कानों में धूल घुस जाती है, उससे बचाने के लिए जो बाल पाए जाएंगे घने, उसको बोलेंगे हम जिप्रा। तो बीकानेरी ऊंट में आईलिड, आईब्रो व ईयर को ढकने के लिए पाए जाने वाले घने बाल, पाए जाने वाले घने बाल, ठीक है। जो बीकानेरी ऊंट रहते हैं उनके आईलिड, आईब्रो और ईयर को ढकने के लिए जो पाए जाने वाले घने बाल, यानी कि यूँ समझ लो कि आप नॉर्मली आँख और कान को ढकने के लिए, आँख और कान को ढकने के लिए जो बाल होते हैं, ठीक है, आँख और कान को ढकने के लिए जो बीकानेरी ऊंट में जो बाल पाए जाएंगे उसको बोलेंगे हम जिप्रा, ठीक है। तो फिदर्स किसे बोलेंगे, एक भाषा हमने पहले भी देखा जिसको मुर्गी के पंखों को फिदर्स बोलते, ठीक है। यहाँ पर दूसरा है। तो फिदर्स जमुनापारी बकरी के जो पीछे का भाग रहता है यानी कि बटॉक्स, उसमें जो पाए जाने वाले जो घने बाल रहते हैं उसको बोलेंगे हम फिदर्स। ब्रिस्टल, जो सुअर में जो नुकीले बाल रहते हैं उसको बोलेंगे हम ब्रिस्टल। उसके बाद स्विच, गाय और भैंस के जो पूंछ का अंतिम हिस्सा रहता है वहाँ पर घने बाल पाए जाएंगे उसको बोलेंगे स्विच। जिप्रा, बीकानेरी ऊंट रहते हैं उनके आँखों और कानों को ढकने के लिए जो घने बाल पाए जाएंगे उसको बोलेंगे हम जिप्रा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो ये बालों से जुड़ी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर खत्म हुई। अब पढ़ेंगे हम सूअर के शरीर का जो भाग रहते हैं वो, ठीक है। सूअर के शरीर में जो भाग पाए जाएंगे वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सूअर के शरीर के अंग या भाग, सूअर के शरीर के भाग, ठीक है। तो हम बनाएंगे सूअर अभी, ठीक है। लग रहा है ना सूअर। ठीक है, ये बन गया सूअर। ठीक है,
क्लियर? ये बन गया सुअर। अब सुअर के शरीर के जो भाग रहते हैं उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है? ये रहेगा लॉयन, इसको हम बोलेंगे स्नाउट, ठीक है? इसको बोलेंगे हम पिकनिक शोल्डर, ठीक है? पिकनिक शोल्डर, इसको बोलेंगे हम बेली या बेकन, ठीक है? बेली, बेकन, पिकनिक शोल्डर, लॉयन और आएगा हेम, ठीक है? और बोस्टन बट, ठीक है? ये है सुअर। अब सुअर के शरीर के भाग को क्या क्या हम बोलेंगे? तो शरीर का जो नाक का भाग रहता है, नाक और मुंह को मिलाकर एक संरचना बनती है जिसको बोलेंगे हम स्नाउट, जो कि एक ऐसी संरचना रहती है, ठीक है? सुअर में नाक और मुंह को मिलाकर एक संरचना पाई जाती है जिसको बोलेंगे हम स्नाउट, जिसमें 2 छिद्र रहते हैं जिससे वो नाक का भी काम कर सकते हैं, ठीक है? फिर अगर देखें तो जो ये आगे का पैर का हिस्सा है, आगे के पैर का जो ऊपर का हिस्सा है, जो उसको बोलेंगे हम बोस्टन बट और पिकनिक शोल्डर, ठीक है? जो आगे के पैरों का जो ऊपर का हिस्सा है उसको हम बोलेंगे बोस्टन बट और पिकनिक शोल्डर, और यहाँ पर आएगा जॉल, ठीक है? जो गले के नीचे की जो मांस है, गले का नीचे का जो मांस है उसको बोलेंगे हम जॉल। उसके बाद एक आएगा यहाँ पर जो उसके पीठ का भाग है उसको बोलेंगे हम लॉयन, और जो नीचे का भाग है या फिर जो साइड का भाग है उसको बोलेंगे हम बेली या बेकन। उसके बाद जो पीछे के पैर के जो जांघ का भाग है उसको बोलेंगे हम हेम, ठीक है? फिर से हम देखेंगे कि स्नाउट किसे कहेंगे। तो स्नाउट कहेंगे सुअर में नाक और मुंह को मिलाकर एक संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलेंगे स्नाउट, जिसमें 2 छिद्र भी पाए जाएंगे और उसमें एक हड्डी भी पाई जाती है जिसको बोलेंगे हम ऑस रोस्टल, ठीक है? ऑस रोस्टल नाम की इसमें एक हड्डी भी पाई जाती है। उसके बाद जाउल सुअर के जो मुंह रहता है उसके नीचे का जो मांस का भाग रहता है उसको बोलेंगे हम जाउल, और बोस्टन बट और पिकनिक शोल्डर जो सुअर के आगे का पैर के ऊपर के जो भाग रहते हैं उसको बोलेंगे हम बोस्टन बट और पिकनिक शोल्डर। सुअर के जो पेट का भाग रहेगा उसको बोलेंगे लॉयन, और जो साइड का भाग रहेगा उसको बोलेंगे बेली और या बेकन, और पीछे के जांघ का जो भाग रहेगा उसको बोलेंगे हम हेम, ठीक है? इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे कि स्नाउट किसे कहेंगे। पहला है स्नाउट। तो सुअर में स्नाउट किसे कहेंगे? तो जो या फिर थूथन हिंदी में बोले तो, और रोस्ट्रम, यानी कि जो सुअर है, सुअर के मुंह और नाक का भाग जो जॉइंट होता है, ठीक है? सुअर में नाक और ऊपरी जो होठ रहता है वो जॉइंट रहता है, उसको बोलेंगे हम थूथन या स्नाउट, जिसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं। तो सुअर में नाक व ऊपरी होठ का भाग ठीक है, वो कुछ ऐसे तो दिखता है, और ऐसे 2 छिद्र रहते हैं, भाग जिसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं, 2 छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है? और स्नाउट में एक हड्डी भी पाई जाएगी जिसको बोलेंगे हम ऑस रोस्ट्रम।
स्नाउट में एक हड्डी पाई जाएगी जिसको बोलेंगे हम ऑस रोस्टम। उसके बाद जॉल, जाउल या जॉल। उसके बाद आता है जाउल। जाउल किसे कहेंगे? तो जो सूअर के गले के निचले का भाग जो रहता है, सूअर के गले का निचला भाग, ठीक है, या निचला हिस्सा, सूअर के गले का जो निचला हिस्सा रहता है उसको बोलेंगे हम जाउल, ठीक है। और फिर बोस्टन बट और पिकनिक शोल्डर। बोस्टन बट और पिकनिक शोल्डर। तो बोस्टन बट और पिकनिक शोल्डर किसे कहते हैं? तो जो आगे के पैर का जो हिस्सा रहता है, ठीक है, जो आगे के पैर का हिस्सा रहता है उसको बोलेंगे हम बोस्टन बट और पिकनिक शोल्डर। आगे के पैर का हिस्सा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि बैकन या बेली किसे कहते हैं। बैकन, और यहाँ पर हम बैकन पढ़ रहे। तो बैकन एक दूसरी टर्म में भी हम बोलेंगे कि जो सूअर का जो मांस रहता है जिसको हम बोलेंगे पोर्क, उसको अगर नमक के साथ उपचारित किया जाए या फिर नमक के साथ उसका मिक्स किया जाए या प्रसंस्करण किया जाए तो उसको हम बोलेंगे बैकन, ठीक है। तो सूअर के मांस को क्या बोलेंगे? पोर्क। तो सूअर का प्रसंस्करण किया गया पोर्क, क्योंकि सूअर के मांस को हम बोलते हैं पोर्क, ये हमने पहले ही पढ़ा है, ठीक है। तो सूअर का प्रसंस्करण किया गया पोर्क या फिर NaCl से उपचारित किया गया पोर्क, या क्योंकि नमक से उपचारित कर रहे ना, तो NaCl से उपचारित पोर्क, ठीक है, NaCl से उपचारित पोर्क। या फिर हम बोल सकते हैं कि सूअर के जो बेली रीजन का जो भाग रहता है या फिर जो साइड का भाग रहता है, या सूअर में बेली रीजन यानी कि साइड के हिस्से का भाग, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। स्नाउट किसे कहेंगे? तो सूअर के नाक और ऊपरी होठ को मिलाकर जो संरचना बनती है उसको बोलेंगे हम स्नाउट, जिसमें 2 छिद्र भी पाए जाएंगे जिससे सूअर सांस भी ले पाएगा, ठीक है। छिद्र से सांस ले पाएगा और ऊपरी होठ से खाना चबा पाएगा, ठीक है। उसमें एक हड्डी पाई जाएगी जिसको बोलेंगे हम ऑस रोस्टम। और जाउल किसे कहेंगे? तो सूअर के जो गले के निचले का भाग रहता है, जिसे जो निचला जो भाग रहता है उसको बोलेंगे हम जॉल। बोस्टन बट और पिकनिक शोल्डर किसे कहेंगे? तो सूअर के जो आगे के पैर का जो भाग रहता है उसको बोस्टन बट और पिकनिक शोल्डर कहेंगे। बैकन किसे कहेंगे? तो सूअर का NaCl से उपचारित किया हुआ जो मांस रहता है या नमक से उपचारित जो मांस रहता है जिसको हम पोर्क बोलते हैं उसको हम बैकन बोलेंगे। या फिर जो बेली रीजन का जो उसका भाग रहता है यानी कि जो साइड का जो भाग रहता है उसको हम बोलेंगे बैकन। एक है इसमें हेम, ठीक है, एक है इसमें हम्प या हेम्प। 5वां पॉइंट हेम्प। तो हेम्प क्या है? तो सूअर के जांग का भाग, सूअर ठीक है। तो हम देखें कि हम किसे कहते हैं। तो हेम बोलेंगे सूअर के जांग का भाग, ठीक है, सूअर के जांग का भाग बोलेंगे हम हेम, ठीक है। तो अभी लाइट का थोड़ा इशू है इसलिए हम अगली क्लास अब जब होगी तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।